Hi, welcome or welcome back to my channel. This video is going to be for the eco students जिन लोगों को eco पढ़ना है अभी. इको का पेपर तुम लोग का थोड़े दिन में है, सो गेट रेडी. अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना. देखो मेरे पास इको के लिए बोलने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बट आई वुड से कि मैं इको में बहुत ही मतलब ठीक ठीक स्टूडेंट थी शुरू से. बट अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कर लोगे इको को भी, बिकॉज मैं खुद प्री बोर्ड में जो नंबर लाती थी उससे ज़्यादा लाई हूँ वैसे तो बोर्ड्स में. बट टू बी ऑनेस्ट जब मैं पेपर देखे निकली थी तब मुझे और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हुई थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे. उससे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से कम आया था. नाउ अनदर रीज़न कुड बी कि हमारे टाइम पे जो थर्ड पार्टी चेकिंग हुई थी और बहुत कुछ हुआ था, उस सब झमेले में हो गया होगा थोड़े एक आध कुछ मार्क्स डिडक्ट, वैसा भी हो सकता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बट सी जो मेन चीज़ें होती है, एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. यूडीओ सीबीएसई का सैम्पल पेपर एंड ऑल, और थोड़े से नेट से सैम्पल पेपर निकालो, या यूट्यूब में तो तुम्हें पता ही है तुम्हें कौन से चैनल देखने हैं. मुझे और बताने की ज़रूरत भी नहीं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स यू नो कि तुम लोग को कौन से दो मेन चैनल्स पे रिलाई करना है, और भी चैनल तुम लोग अपने लिए ढूंढ लोगे जो भी तुम लोग को नेसेसरी लगेगा. सो उनसे भी वन शॉट्स देकर रिवाइज करो. इंडियन इको को एक बार अगर देखना है तो देख लो, पूरा देख लो एक बार इंडियन इको का. देन उसको तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज उसमें तुम्हें बहुत सारा थियोरेटिकल पोर्शन याद भी रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं लिख पाओगे. और इसमें अगर तुम PYQs पे ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा इंडियन इको से बार बार रिपीट होकर कौन सी मेन क्वेश्चंस आते हैं. उसमें से ही आता है नॉर्मली, उसके बाहर से बहुत कम ही आता है, तो उस पर फोकस करो. पूरा थियोरेटिकल है इंडियन इको, तो मैं कुछ भी उसके बारे में ऐसे एक्स्ट्रा नहीं बोल सकती. इसमें याद रखना ज़्यादा चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब हिस्ट्री टाइप का है थोड़ा बहुत ये वाला अपना इंडियन इको. तो उसको उसी तरह से पढ़ो कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो थियोरेटिकली पढ़ना है, लिखना है, सब ऐसे, पर समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़े से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से घुमा के आते हैं कि जिससे उनको ये समझ आए कि तुमने सिर्फ हेडिंग्स रटी नहीं है, एक्चुअली में पढ़ा है. तो वो भी समझ आना चाहिए. आजकल तो सब लोग चैट जीपीटी से समराइज करते हैं चीज़ें. अगर कुछ वैसा लग रहा हो कि बहुत बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा तुम्हें समरी चाहिए तो चैट जीपीटी से समराइज करा सकते हो. पढ़ना तो तुम्हें खुद को ही पड़ेगा, चैट जीपीटी से बस थोड़ी सी उसकी समरी निकाल सकते हो. क्योंकि मैं अभी जो कॉलेज के एग्जाम्स के लिए करती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत यही ट्रिक यूज़ करती हूँ कि मैं चैट जीपीटी से चीज़ें निकलवा लेती हूँ समरी करके. अब बोर्ड्स में मैंने चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया था, बट अब की क्योंकि सब लोग करते हैं तो थोड़ा सा समरी निकालने के लिए कर सकते हो. पढ़ना तो सब कुछ तुम्हें पड़ेगा. डायग्राम्स जो ग्राफ होते हैं वो सब बहुत अच्छे से करना. वो सब ना अगर नहीं भी पूछा हो किसी क्वेश्चन में, अगर नहीं भी पूछा हो डायग्राम ग्राफ ये सब बनाने का, और तुम अगर एक्स्ट्रा बना के आ जाओ तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे. एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं कि 6 मार्क्स में 7 मार्क्स मिल के आ रहा है. अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर तुमने 4 मार्क्स का कंटेंट लिखा है और साथ में थोड़ा सा इधर उधर का ग्राफ डायग्राम बना दिया, तो हो सकता है एग्जामिनर खुश होकर 5 या पूरे 6 मार्क्स ही दे दे. वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, पर तुम अपनी तरफ से अपना पूरा 100% एफर्ट दे के आओ, फिर देखो क्या होता है. तो वो एफर्ट देने के लिए तुम्हें डायग्राम्स अच्छे से देखने पड़ेंगे, जो ग्राफ में बनता है वो सब अच्छे से देखना पड़ेगा. फिर इंडियन इको में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक पिक्चर दे दिया, उसमें से कुछ उसको एनालाइज करके लिखो. जैसे कुछ एक वर्कफोर्स वाला था, उसमें हमारा डायग्राम आया था प्री बोर्ड में. बाकी तो मुझे ढंग से याद नहीं, बट पिक्चर बेस्ड आता है इतना पता है. तो इंडियन इको की जो बुक है, आई डोंट नो तुम लोग कौन सी बुक से पढ़ते हो. जैसे कि इको के लिए मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा था, 11th 12th दोनों में इको में संदीप गर्ग रेफर की थी, तो मैंने उससे ही पढ़ा था. अब तुम लोगों ने जिससे भी पढ़ा उससे ही पढ़ना. ऑब्वियसली इस लास्ट कुछ दिन में तो मैं तुम्हें संदीप गर्ग खरीद के पढ़ने को नहीं बोलूंगी. पूरे साल जिससे भी पढ़ा है उससे ही पढ़ना. बहुत सारे स्कूल्स में अलग अलग बुक्स यूज करते हैं. मुझे नहीं लगता इको में ज्यादातर एनसीईआरटी को ही पढ़ता है, बट तुम्हें क्योंकि एनसीईआरटी का कंटेंट पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कुछ बीच में से आ गया और तुमने मिस कर दिया. इसीलिए मैं कह रही थोड़े बहुत यूट्यूब के लेक्चर्स देखो. उस पे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, जो एनसीईआरटी से आती है, जो बॉक्स का कंटेंट होता है कि बीच में कुछ बॉक्स में लिखा होगा, वो आ गया पेपर में एमसीक्यू बन के या वैसा कुछ, वो सब लेक्चर्स में होता है. वो सब वन शॉट्स में भी होता है. और जो रिवीजन सीरीज चलती है, जो मैराथॉन्स चलते हैं, जो PYQs होते हैं, उन सब में तुम्हें ये सब चीजें पता चल जाएंगी. क्योंकि एनसीईआरटी को शुरू से ऐसे भारी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं पढ़ा जाता. अकाउंट्स और इको इन दोनों में नॉर्मली स्कूल्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़ा जाता. तो आई अंडरस्टैंड दैट. इसीलिए थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लो क्या क्या होता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट जो तुमने एनसीईआरटी के मिस कर दिए हैं वो पेपर में आ सकते हैं, और फिर तुम प्रिपेयर्ड होगे. बट इन सब बुक्स में संदीप गर्ग में भी वो सारे डायग्राम्स होते हैं जो एनसीईआरटी में भी होते हैं इंपॉर्टेंट. उसमें से एक डायग्राम उठ के मेरे पेपर में आया था, और क्योंकि मैं वो पढ़ के गई थी तो मुझे वो आ गया था. तो कुछ ना इंपॉर्टेंट एकदम डायग्राम्स होते हैं. ये भी मेरे ख्याल से सुनील सर ने कराया था, सुनील पांडा सर ने. तो डायग्राम्स तुम वहां से रेफर कर सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो. डिफरेंसेस याद करना बेसिस के साथ. अगर बेसिस के साथ लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है. बिना बेसिस के लिखोगे तो मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे, बट डिफरेंस हमेशा टैबुलर फॉर्म में अच्छे से लाइंस बना के. अब ये नहीं कि लाइन बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ढंग की लाइन थोड़ा सा क्लीन बनाओ. ये नहीं कि बस लाइन बनाने में ही निकाल दिए 5-10 मिनट, पूरे सिर्फ लाइन ही बना रहे 5-10 मिनट से, ये नहीं करना. और
बेसिस लिखो, डिफरेंसेस में हमेशा अंडरलाइन करो ऊपर बेसिस, फिर जिन दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस कर रहे हो। और ये हमेशा ध्यान में रखना कि ऊपर जो लिखा है ना, जिस भी चीज़ के बीच में डिफरेंस कर रहे हो, जैसे कि क्या था, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक याद आया मुझे डिफरेंस। तो ह्यूमन कैपिटल के नीचे ह्यूमन कैपिटल के ही पॉइंट्स लिख के आना, कंफ्यूज मत होना, ह्यूमन कैपिटल के नीचे गलती से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पॉइंट्स मत लिखा। मतलब वैसे ही जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ एक, तो डिफरेंस में ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि टाइम नहीं है, पेपर में स्ट्रेस हो रहा है और कुछ भी कर रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा, छोड़ो जगह, आगे निकलो। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, आंसर को बॉक्स में डालो। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इंडियन इको या मैक्रो में भी अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन है वैसा कुछ, अंडरलाइन करो चीज़ें, हाईलाइट करो, मतलब पेन से ही करो हाईलाइट, मतलब हाईलाइटर यूज करने नहीं बोल रही, तुम्हारा पेपर ही कैंसिल हो जाएगा फिर तो। मैक्रो में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लो जिससे लास्ट में एकदम रेफर कर सको। मेरा तो टाइम पे मतलब पेंटिंग एक दिन था, मतलब पेंटिंग 18th को था आई गेस, और इको उसके अगले दिन था 19th को। तो मैंने पूरे पेंटिंग के ब्रेक में, जो पेंटिंग से पहले वाला गैप था, उन सारे गैप डेज में इको पढ़ा, एक दिन पेंटिंग पढ़ा। पेंटिंग से पेंटिंग का एग्जाम देके वापस आने के बाद मैंने मतलब थोड़ा सा कुछ टाइम पास किया होगा, मतलब आराम किया होगा। उसके बाद मैं जो बैठ गई, फिर मैंने नींद मुझे मिली थी 3 घंटे की शायद, वो भी मैं जैसे तैसे सो ली थी। और उसके अलावा 12 to 13 आवर्स का मेरा पूरा वो स्टडी सेशन था इको के लिए। इको को रिवाइज करना इतना ज़रूरी होता है, उसका मैंने शॉर्ट भी डाला होगा, व्लॉग्स तो मैं उस टाइम पे बहुत सारे बनाती थी, देख लेना, मैं लिंक कर दूंगी। तो इको को रिवाइज करते रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, लास्ट मोमेंट में भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो एक ना फॉर्मूला की शीट अभी से बना लो, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख दो। ये तुम्हारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, फॉर्मूलाज, कीवर्ड्स, डायग्राम्स, ग्राफ, डिफरेंसेस, तो ये सब कुछ करके जाओ, सब कुछ करना पड़ेगा, इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते। बट मैराथॉन्स वगैरह और PYQs देखो, उससे बेटर आइडिया आएगा। और सैम्पल पेपर एक बार हाथ से सॉल्व करके देखो, 3 घंटे का टाइमर लगा लो। अगर तुमने प्री बोर्ड्स दिए हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना टाइम लगता है, तो इतना ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी 3 घंटे का टाइमर लगा के सैम्पल पेपर सॉल्व करने की। बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्री बोर्ड्स में पेपर छूट जाता है, या तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है टाइम पे पेपर करने की, तो फिर टाइमर लगाकर एक बार सैम्पल पेपर करो, बस दैट्स इट। और मैं इससे ज़्यादा कुछ एडवाइस दे नहीं सकती इको में, कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा दिमाग में कि कैसे ही किया जा सकता है। अब बाकी तो तुम्हारा पेपर जैसा आएगा वैसा ही, बट एनीवे ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, अच्छा ही जाए पेपर सारे। एंड या सब्सक्राइब फॉर मोर बोर्ड्स के वीडियोस, मतलब अब तो एक और ही बचा, बस BST का बचा है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, और उसके आगे के कंटेंट के लिए भी। एंड कमेंट में अगर कोई भी डाउट्स आए तो लिख देना। बाय।